वेलकम स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू रखेंगे, यानी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। आज हम एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रेडिकल्स की बात की थी, रेडिकांड्स की बात की थी, उनको सॉल्व किया था हमने। आज हम एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और इनके लॉज देखेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी एक रेडिकल इक्वेशन लिखी थी, यही लिखी थी, जिसमें 27 जो है ये बताया था कि रेडिकांड है, और जो ये बार है इसको रेडिकल कहते हैं, और ये जो रेडिकल के ऊपर एक वैल्यू होगी, इसके ऊपर होगी, यानी कि इस रेडिकल का हिस्सा होगी, ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाता है। तो ये एक पूरी रेडिकल एक्सप्रेशन है जिसमें एक इंडेक्स होगा इस रेडिकल का, यानी इस बार का, और एक रेडिकांट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्यूब रूट की बात हो रही है, क्यूब रूट की बात हो रही है। इंडेक्स 3 है तो क्यूब कहलाएगा। तो 27 यानी रेडिकांड का क्या लिया जाएगा? क्यूब रूट। और इसका क्यूब रूट लेने का मकसद ये है कि 27 को के फैक्टर्स बनाए जाएंगे और देखा जाएगा कि ये 3 पे कितने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करने के नतीजे में इसका आंसर 27 आएगा। यानी कि 3 कितने टाइम्स होंगे? 27। तो 3 जो है ये 3 टाइम्स होंगे 27। तो ये इस तरह से जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई इनिशियली हमारे पास। जब हमने 27 का क्यूब रूट लेने की कोशिश की तो 3 को हमने 3 टाइम्स पढ़ा, 3 3s are 9 and 9 3s are 27। तो हमारे पास ये 27 आ गया। इसका मतलब ये है कि 3 को अगर आप 3 दफ़ा जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। ये अब इस 27 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। ये 27 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। इसको जब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए डालेंगे तो आप यूँ लिखेंगे 27। अब ये रेडिकल का साइन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि आप इसके फैक्टर्स बना चुके हैं। तो अब आपने यहाँ 27 के साथ पहले 1/3 करना है, यानी कि इंडेक्स को आपने अब एक्सपोनेंट यानी पावर बना देना है इस रेडिकांड की। तो अब ये रेडिकांड भी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कहलाएगा, अब ये बेस है और ये उसकी पावर है। पावर कह लें या एक्सपोनेंट कह लें। तो ये जो है इस रेडिकल एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे सामने आ गई है। इसको मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ। तो ये 3 टाइम्स 27 होता है। तो मैंने 27 को रिप्लेस कर दिया 3 इंटू 3 पावर 3 से। ये भी 3 की पावर है, और जो बाहर पावर थी इनिशियली इस 27 की, जिसकी जगह पे मैंने ये वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं, वो 1/3 थी। अब आप देखेंगे कि ये 3 है, ये भी इस 3 की पावर यानी एक्सपोनेंट है, और इस पूरी इक्वेशन पे एक्सप्रेशन पे 1/3 भी पावर है। तो अब ये 1/3 है और ये न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 पावर 1। तो 3 पावर 1 का मतलब ये है कि 3 इज़ ओनली रिटन 1 टाइम। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। यानी कि 27 का जब आप क्यूब रूट लेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास? 3। और क्यूब रूट लेने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया,
और साथ ही उसके फैक्टर्स बना लिए, इससे पहले बना लें या इसके बाद बना लें, लेकिन बहरहाल जो रेडिकांट है इनिशियली उसकी फैक्टराइजेशन होगी। और फैक्टराइजेशन के बाद आप देखेंगे क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, क्यूब इज़ फॉर 3। तो 3 के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना है कि क्या ये वैल्यू जो है 3 के टेबल्स पे 3 को किसी भी नंबर ऑफ़ टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके रिकवर होती है। यहाँ होती है। जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैंने 3 को 3 का एक्सपोनेंट बना दिया 3। इसका मतलब यही है कि 3 इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट की बात करनी पड़ेगी। जब बेस और एक्सपोनेंट मैंने यहाँ 27 से रिप्लेस कर दिए तो उसके बाद मैंने जो इंडेक्स को हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट बनाया था इनिशियली, अब उससे दोनों ये बेसिस दोनों हमारे पास ये एक्सपोनेंट्स हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 है और ये 1/3 है और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 1 ज़ा 3 है। तो हमारे पास जो है क्या आएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा। तो अब 1/1 लिखें या 1 लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली हमारे पास क्यूब रूट आ गया 27 का 3। तो यहाँ हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की भी बात कर ली, जिसके लॉज अभी हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके पर अगर आप चलें तो किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए और आपस में एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके और जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करके हम फाइनली आंसर की तरफ जा सकते हैं। इस तरह से ही ये क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किए थे, लेकिन बहरहाल यहाँ भी एक क्लियर कट पिक्चर इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपकी आँखों के सामने आ जाएगी। अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स की तरफ। अब खाली लॉज की बात करते हैं। एक्सपोनेंट्स के भी कुछ लॉज हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी बुक में है 2.4 उसको सॉल्व करना है। लॉज या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं। पहला लॉ या प्रॉपर्टी कहती है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो रियल नंबर्स, ये ए स्टैंड्स फॉर एनी रियल नंबर, और जब रियल नंबर की बात यहाँ पे करनी है आपस में तो फिर ज़ीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर दूसरा रियल नंबर ज़ीरो ही रहेगा, तो वो हमारा फिर सोल्यूशन नहीं आएगा। सोल्यूशन जो है वो ज़ीरो के अनडिफाइंड होते हैं, ये बात पहले भी की थी। तो यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 1 और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दोनों रियल नंबर्स। पार्स जो हैं वो यानी एक्सपोनेंट्स डिफरेंट होंगी। बेसिस अगर सेम हो तो फिर पावर्स जो हैं यानी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यही पहला रूल है। इफ़ बेस इज सेम, पार्स आर सिमिलर और डिफरेंट, मैटर नहीं करता। बेस सेम है तो पार्स ऐड हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर ए पे एक ए पे पार 3 है तो ए को भी लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये 2 है और दूसरा भी रियल नंबर 2 ही होगा यानी बेस, लेकिन पार अगर इसकी 4 कर दें फॉर इंस्टेंस तो यहाँ पे बेस आपने एक ही दफ़ा लिख लेनी है और इनकी जो पार्स हैं इनको ऐड कर देना है। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो 2 पार 7 आएगा। चाहे यहाँ ब्रैकेट डाल दें या ना डालें, लेकिन बहरहाल 2 का एक्सपोनेंट 7। बेस सेम, पार्स ऐड होंगी। पार्स सिमिलर भी हो सकती हैं, चाहे ये दोनों 3 और 3 ही हों या दोनों डिफरेंट हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बेस सेम है तो पार्स ऐड होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर एक ए रियल नंबर है, अगेन ग्रेटर देन 1 होना ज़रूरी है, और ये इस तरह से
दो इसके एक्सपोनेंट्स हैं, जिस तरह भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है 27 के केस में कि एक 3 पार 3 था और एक 1/3 था। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर समझ लें तो ये दोनों पार्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बात अभी हमने लास्ट में भी देखी है, तो ये AMN हो जाएगा। तो ये अभी बात 27 के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखी थी, जिसका जब हमने रूट लिया फैक्टर्स बनाए थे तो वो 3 पार 3 बने थे और उसके बाहर जो पार थी वो 1/3 थी। जो इंडेक्स को हमने पार बनाया था यानी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 इंटू 1/3 है बेसिकली, तो ये 3 से कैंसिल होकर 3 पार 1 और फाइनली 3 आ जाएगा आपके पास। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट्स की, यह सेकंड लॉ है। थर्ड जो इनका करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि अगर दो डिफरेंट रियल नंबर्स हों, मिसाल के तौर पर A और B दो रियल नंबर्स हैं और इन पे एक ही एक्सपोनेंट या एक ही पार है, तो इसको आप इस तरह तोड़ के भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए AM इंटू BM। तो ये फ़र्क नहीं पैदा होगी सूरत हाल में, इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये मतलब भी है। तो ये इनका थर्ड करैक्टरिस्टिक है। मिसाल के तौर पर अगर A जो है उसको 3 समझ लें, B को 4 समझ लें और इन पे एक पार है या एक्सपोनेंट है 2, तो इसको अगर आप इस तरह से भी लिख लें 3 पार 2 इंटू 4 पार 2, तो ये अलाइक हैं। अब फोर्थ जो है प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि अगर एक रियल नंबर है उस पर नेगेटिव में पार है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1/a। 1/a तो जब आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसको, तो फिर ये जो है पार पॉजिटिव में हो जाएगी। तो जब कोई भी बेस विद जिसका कोई भी एक्सपोनेंट हो किसी भी साइन के साथ, प्लस या माइनस के साथ, अगर आपने उसका साइन चेंज कराना है तो उस रियल नंबर को उसके एक्सपोनेंट समेत आप न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएं। मिसाल के तौर पर अगर 1/a माइनस m है तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं AM/1। तो इस केस में जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में पोजीशन स्वैप की, चेंज की, तो उसके नतीजे में फिर जो पार का साइन है बेस की वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसका फोर्थ करैक्टरिस्टिक है। ये अगर इसको एग्जांपल के तौर पर देखना है तो एक रियल नंबर लें 3, उसकी पार रखें कोई भी नेगेटिव में अगर रखें, तो इसको जब आपने उल्टा दिया यानी न्यूमरेटर में है यहाँ पे, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं बेस को, तो अब 3 पार +2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसको वापस न्यूमरेटर में लाएंगे तो फिर ये -2 हो जाएगी। इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में चेंज करने से बेस को उसकी पार्ट्स के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस और माइनस। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की वो कहती है डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में है बेस जो है वो बेस सेम है, पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं अगर, तो आप ये दो रियल नंबर्स हैं ग्रेटर देन 1, ये इनके एक्सपोनेंट्स या पार्ट्स हैं, एक की m से डिनोट की एक की n से डिनोट की। इसको जब सॉल्व करने की तरफ जाएं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस सेम है तो ये जो दूसरा रियल नंबर है जिसको अब आप ऊपर लेके आएंगे तो बेसिकली ऐसे सूरत हाल बनेगी। ये देखें अभी ऊपर वाले लॉ को यूज़ करते हुए an है, तो यहाँ जब इसको मैं ऊपर ले आया तो इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये अब इसके जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में आ जाएगा। अब क्योंकि बेस सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस n इज इक्वल टू am माइनस n, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे। तो इसको अगर रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो 2 है अगर और इसकी पार्ट 2 है
और नीचे का रियल नंबर वही 2 है और इसकी पावर 3 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर -3 इज इक्वल टू 2 प्लस -3 इज इक्वल टू 2 -3 एंड 2 पावर -1। अब ये माइनस है तो मैं इसको उल्टा के 1/2 कर दूंगा, तो ये जो इसकी पावर माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। 1 प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, -1 लिखना ज़रूरी है। इसका 6th कैरेक्टरिस्टिक जो है एक्सपोनेंट्स का 6th कैरेक्टरिस्टिक इसका कहता है, या 6th प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि एक रियल नंबर है जिसकी पावर अगर 0 हो गई है या 0 है तो इसको आप ये 1 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक रियल नंबर, आपने 2 रियल नंबर्स को सॉल्व किया, 2 रियल नंबर्स थे आपके पास, 2 उसकी पावर थी 3, उसके बाद एक दूसरा रियल नंबर आपके पास आया, बेस सेम थी और उसकी पावर थी जो है वो -3। तो बेस सेम है, पार्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस -3 यानी कि 2 इंटू 2 पावर 3 -3, तो ये 3 3 0 हो जाएगा, 2 पावर 0। तो जब ये सिनेरियो आ जाए तो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है इसका 6th कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद इसकी एक 7th प्रॉपर्टी है, उसको भी देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि अगर एक रियल नंबर है और इस पे जो पावर है वो इस तरह से है 3x - 1, तो ये जब अमूमन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी x जो है, ये जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो अमूमन इस तरह की पार्ट्स बन जाती हैं, या हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को जब डील करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस को तो उसमें जो है वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। तो ये वेरिएबल है यहाँ पे 3x और -1। बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं फिर इस तरह से कि a 3x और a -1। तो ये इस तरह से आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शायद ये बात पहले की है या नहीं की, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक वेरिएबल की बात आ गई, तो वेरिएबल जब हो, वेरिएबल हों और उसके 2 पार्ट्स या 2 फैक्टर्स हों या 2 टर्म्स हों, तो फिर जो है आप उसको इस तरह से तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो जो एक पार्ट है वो एक रियल नंबर का हिस्सा बन जाएगा और दूसरा पार्ट दूसरे रियल नंबर का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि इसको आप वही रियल नंबर का हिस्सा बन जाएगा लेकिन तोड़ दिया आपने। तो बेसिकली एक ही रियल नंबर पे जब एक पूरी एक्सप्रेशन हो जिसके टर्म्स मोर देन 1 हो तो आप इनको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एक ही रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में, एक ही रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में। ये इसके 7 जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर कट होनी चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन आएगा आगे एक्सरसाइज में जिसमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है तो मैंने फिर आपको इसीलिए इसका बता दिया है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ तो ख़त्म हो गई हैं, 1-2 बातें अब बतानी हैं आपको, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। वो ये है कि अगर हमने रेडिकल इक्वेशन को तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया, अगर हमने एक्सपोनेंट्स दिए जाएं, मिसाल के तौर पर ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको वो कहे कि रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, तो इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो ये देखें 1/2 है इसकी पावर बेसिकली इस रियल नंबर की,
या इस वेरिएबल की। तो यहाँ पे ये रियल नंबर है या बेस है, तो 1/2। तो जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो एक रेडिकल बनाएं, ये रेडिकांड बन जाती है जो बेस होती है। पार 1/2 है तो जो डिनोमिनेटर में रकम होती है वो इंडेक्स बन जाता है, और जो न्यूमिनेटर में रकम होती है वो रेडिकांड की पार बन जाती है। तो इस तरह से किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म को आप वापस रेडिकल में, और रेडिकल को इसी तरह से एक्सपोनेंशियल में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें। ये एक x है, वेरिएबल या रियल नंबर। तो वेरिएबल इसलिए कहा है कि वैल्यू मालूम नहीं है, वो हमें नहीं पता, और रियल नंबर इसलिए कहा है क्योंकि रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात होगी। यहाँ पे अब इसको अगर हमने रेडिकल इक्वेशन बनाना है तो ये देखें, डायरेक्ट बनाते हैं। डिनोमिनेटर में 3 है, इसको इंडेक्स बनाएं, रेडिकल बनाएं। जो बेस है वो रेडिकांड बन जाएगी, और जो न्यूमिनेटर में है टर्म या वैल्यू वो इसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह से x3 है अगर, तो बेसिकली जो है यहाँ पे जो 1 है वो इसका जो है इंडेक्स बनेगा, और जो x की पावर है वो 3 ही रहेगी। तो ये बात आपने यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लेनी है कि जो पावर है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर को खुद लगाएं ताकि आपको पता लग जाए कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो हमारा इंडेक्स बनेगी, और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो रेडिकांड की जो है वो पार रहेगी। तो ये जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये x3/1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब भी आपने रेडिकल एक्सप्रेशन में, और फिर रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो ये एक क्लियर कट आपके जहन में इमेज होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर अगर उसने दिया कि 100 है, इसको सॉल्व करें, एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करें। तो ये 100 है, ये इसका रेडिकल है, इसके पीछे उसने इंडेक्स नहीं दिया, लेकिन जब इंडेक्स नहीं लिखा हुआ तो फिर ये इसको आपने 2 समझना है कि ये स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहला काम आपने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बना लें, या साथ ही यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं पहले, ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो कि आपने करना क्या है। तो ये जो इंडेक्स है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2 होगा। अब ये देखिएगा 100 के फैक्टर्स बनेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 250 is 100, 225, 5 × 5, 5 1s are 5। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, 2 × 2 × 5 × 5। 100 की जगह पे ये लिखते हैं 2 × 2 × 5 × 5, और इस सारे पे पावर 1/2 है। अब आपने 2 का फैक्टर डिनोमिनेटर में जहन में रखना है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये, इंटू 5 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2 टाइम्स इज़ 2 बेस एंड 2 पावर, 5 इज़ 2 टाइम्स, so 5 की पावर 2, और 1/2 है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आप पहले तो इसको इस तरह से लिखें ताकि हम लॉ को एक्सपोनेंट्स के यूज़ करते हुए अपने सिचुएशन को ज़रा क्लियर करें। अब ये न्यूमिनेटर में पावर डिनोमिनेटर में कैंसिल होगी, 2 पावर 1 बन गई। इसी तरह से यहाँ पे भी तो ये कैंसिल होगी, तो 5 पावर 1 बन गई। तो अब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके एक्सपोनेंट्स सेम हैं, तो 10 पावर 1 या 10 आंसर आएगा। इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन को एक और कॉन्टेक्स्ट में वो दे,
वो कहे जी 1/100 अंडर रूट को सॉल्व करें, तो यहाँ 1 है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर में 1/10 पावर 1 बनेगा। 10 ही हमारा आंसर बना था, पावर 1 है, तो पावर इसलिए एक्सपेरिमेंट मैंने लगा दिया है क्योंकि अब आप इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं तो 10 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ साइन उलट जाएगा, पावर का वैल्यू सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट ही उसका लेना है। तो जो आंसर है उसमें पावर के साथ माइनस का साइन लगाने से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा।